आनुवंशिक पदार्थ की खोज, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये टॉपिक बच्चों हम आज समझेंगे कि जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे की गई। पहली बात मुझे बताइए, जेनेटिक मटेरियल कहते किसको है? जेनेटिक मटेरियल बच्चों उस मटेरियल को कहा जाता है जो अगली पीढ़ी में जाता है। आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल मतलब जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होने वाला मटेरियल है, जिसके अंदर जेनेटिक सूचना होती है, वही मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होता है। इस जेनेटिक मटेरियल को लेके साइंटिस्ट में आपस में काफ़ी डाउट रहे। जेनेटिक मटेरियल के लिए साइंटिस्ट लोग तीन चीज़ों को मानते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते थे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होना चाहिए, कुछ कहते थे डीएनए होना चाहिए, कुछ कहते थे आरएनए होना चाहिए। मतलब तीन चीज़ों में साइंटिस्ट लोग आपस में काफ़ी डाउटफुल थे कि तीनों में से जेनेटिक मटेरियल किसे माना जाए, प्रोटीन को माने, डीएनए को माने या आरएनए को माने। अच्छा, ये बहुत ही बहस का मुद्दा था कि तीनों में से जेनेटिक मटेरियल किसे कहा जाए। कई साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों से पूछा गया, सब ने अपने अपने अलग अलग जवाब दिए। मतलब कोई भी साइंटिस्ट प्रॉपर तरीके से ये नहीं बता पा रहा था कि जेनेटिक मटेरियल किसे कहना चाहिए। जब बच्चों न्यूक्लिक एसिड की खोज एप मिश्र ने की थी 1869, याद करिए 1869 में एप मिश्र ने न्यूक्लिक एसिड खोजा था। उनसे पूछा गया था कि जो न्यूक्लिक एसिड उन्होंने खोजा है क्या वही जेनेटिक मटेरियल है? तो वो भी इसका आंसर नहीं दे पाए थे कि इनमें से जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, आरएनए होगा या कोई और होगा, वो कुछ नहीं कह पाए थे। अच्छा, उसके बाद भी कई साइंटिस्ट आए, मॉर्गन आए, सदर्न आए, बोवेरी आए, ऐसे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते भी है। इन साइंटिस्ट से भी पूछा गया कि आप बताइए जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, तो कोई भी साइंटिस्ट प्रॉपर तरीके से इसका आंसर नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों टाइम बीतता गया और ईयर आता है 1926, 27, 28 के आसपास का, और उस टाइम साइंटिस्ट आते हैं ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने अपना एक रूपांतरण का सिद्धांत परफॉर्म किया और उस रूपांतरण के सिद्धांत से एक आइडिया लगा था कि जेनेटिक मटेरियल ये हो सकता है। ये भी पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाए थे, बस इन्होंने केवल एक आइडिया दिया था। कैसे इन्होंने अपना आइडिया दिया था, हम वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। तो हम चलते हैं ग्रिफिथ साइंटिस्ट के पास और उनसे देखते हैं कि वो क्या अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने अपना रूपांतरण का सिद्धांत दिया था, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल देने वाले साइंटिस्ट ग्रिफिथ थे। अच्छा, ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने अपना जो कार्य किया था, इन्होंने अपना कार्य बैक्टीरिया के ऊपर किया था, और जिस बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने अपना कार्य किया उसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये क्या है बच्चों? बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने अपना कार्य किया था। ये न्यूमोनी बैक्टीरिया न्यूमोनिया डिजीज कराता है, इसी से बच्चों न्यूमोनिया डिजीज होती है। क्लियर? तो याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इस बैक्टीरिया के ऊपर ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने कार्य किया था और यही न्यूमोनिया कोस कराता है। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की दो अलग अलग स्ट्रेन या दो अलग अलग प्रभेद होते हैं। इसके प्रभेद में जैसे दो प्रभेद में से एक होता है एस थर्ड प्रभेद और एक होता है आर सेकंड प्रभेद। एस थर्ड और आर सेकंड, ये जो प्रभेद होते हैं ये दोनों ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। बहुत अच्छे सुनना, ये दोनों ही एस और आर दोनों ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही है, बस दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उन्हीं को कह दिया जाता प्रभेद। प्रभेद मतलब जिनमें माइन्यूट डिफरेंस हो, हल्का सा डिफरेंस हो, उनको प्रभेद कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, यहां दो प्रभेद है, एस जिसको एस थर्ड जो कि एक चिकना या स्मूथ टाइप का होता है, इसे हम कह सकते हैं स्मूथ, ये उग्र या वायरुलेंट टाइप का भी होता है, और दूसरा होता है आर सेकंड जो कि होता है रफ यानी खुरदरा, और ये नॉन वायरुलेंट होता है। सीधी सी बात है, ये स्मूथ प्रकार का है इसलिए एस लिखा गया, एस का मतलब स्मूथ से है और आर का मतलब यहां रफ से है। बात आती है ये बैक्टीरिया स्मूथ और ये बैक्टीरिया रफ क्यों है, ये बच्चों हमें इनकी संरचना से समझ में आता है। हम यहां पर इन दोनों की संरचना बनाते हैं, ये एस वाले बैक्टीरिया की संरचना है और ये आर वाले बैक्टीरिया की संरचना है। दोनों बैक्टीरिया को जरा आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि सेल के अंदर यहां भरा होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से जस्ट अटैच ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, जो आप लोगों को यहां पे ग्रीन कलर की नजर आ रही है, इस ग्रीन कलर वाली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में कहें तो इसी को ही सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह सेल मेम्ब्रेन, यहां पर भी आप देखोगे तो ये बच्चों यहां पर अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो आप देखोगे इस बैक्टीरिया में और इस बैक्टीरिया में
दोनों के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों के अंदर ही कोशिका झिल्ली होती है। अब इस कोशिका झिल्ली के बाहर आप देखो एक लेयर और दिखाई दे रही है। अच्छा, ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं सेल वॉल। ये तो थी सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, डायग्राम में देख के बताओ सेल वॉल दोनों में से किसके पास है? वेरी गुड, दोनों के पास है, दोनों के पास सेल वॉल है। अब खास बात क्या है, जो एस प्रकार का बैक्टीरिया है, इस एस प्रकार के बैक्टीरिया में इस सेल वॉल के बाहर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पतली परत और दिखाई दे रही, और ये जो पतली परत होती है यही पतली परत कहलाती है श्लेष्मक आवरण, इंग्लिश में कहें म्यूकस लेयर। ये श्लेष्मक आवरण इंग्लिश में कहें तो म्यूकस लेयर होती है। ये बाहर की तरफ ऐसी म्यूकस की एक लेयर होती है। ये म्यूकस एक तरह का चिपचिपा मटेरियल है जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है। बाहर की तरफ जो ये लेयर दिखाई दे रही है ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है वही ये श्लेष्मक लेयर बनाने का काम करते हैं, म्यूकस लेयर। और इसी म्यूकस लेयर की वजह से ही इनकी सतह चिपचिपी है। अरे म्यूकस मतलब एक तरह का चिपचिपा मटेरियल, तो म्यूकस होने की वजह से ही इनकी सतह कैसी होती है? चिपचिपी। और चिपचिपी है यानी हम कह सकते हैं इसकी सतह यहां पर स्मूथ होती है, चिपचिपे टाइप की होती है। लेकिन खास बात, इनके चारों तरफ ऐसी म्यूकस की लेयर नहीं है, और म्यूकस की लेयर नहीं है तो इनकी सतह सेल वॉल के कारण खुरदरी हो जाती है। तो यहां पर ये रफ टाइप की इसलिए है क्योंकि इसमें श्लेष्मक आवरण, म्यूकस कवरिंग नहीं पाई जाती है। दोनों में बस इतना से डिफरेंस है कि इसमें श्लेष्मक आवरण होती है, इसमें यह श्लेष्मक आवरण नहीं होती। श्लेष्मक होने की वजह से इसकी सतह स्मूथ होती है, चिपचिपी होती है। अब होता क्या है, अगर यह बैक्टीरिया अपनी बॉडी में चला जाए, बॉडी में गया तो इसकी सतह चिपचिपी है, तो जैसे ही अपनी बॉडी में जाएगा अपने टिश्यू के साथ जुड़ेगा, क्योंकि चिपचिपा है, और चिपचिपा है तो अपने टिश्यू के साथ जुड़ता है, और जैसे ही अपने टिश्यू के साथ जुड़ेगा तो यह आसानी से रोक कर सकता है। मतलब ये जो पॉलीसेकेराइड की लेयर है, श्लेष्मक लेयर है, इसी वजह से ये रोक करता है, यानी ये हो गया रोगकारी। इंग्लिश में कहें तो ये होता है वायरुलेंट, उग्र प्रकार का। अच्छा, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं रोगकारी। ये बच्चों रोगकारी है, रोगकारी का मतलब ये रोग करता है। वायरुलेंट इसको आप कह सकते हो। और क्यों वायरुलेंट है? क्योंकि इसमें म्यूकस की लेयर जो होती है यही रोग करा देती है। अब बताओ, इसमें म्यूकस की लेयर नहीं है, और म्यूकस की लेयर नहीं है तो ये किसी भी प्रकार का रोग नहीं करती, और रोग नहीं करती तो हम कह सकते हैं ये अरोगकारी है। ये तो रोगकारी है, जबकि ये कैसी होती है? अरोगकारी। इससे किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। क्लियर? तो हमने क्या सीखा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के 2 प्रभेद है, एस और आर। आप ही बताना कौन यहां पे रोग करता है? एस वाला। आर वाले से रोग नहीं होता। एस का मतलब स्मूथ है, आर का मतलब रफ है। और डिफरेंस किस बात का है? तो म्यूकस लेयर का। ये बात अभी मैंने आपको समझाई। तो ये जो बैक्टीरिया की बात समझाई, ये पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर? और ये जो डायग्राम बनाए, ये डायग्राम आप बना के रखें ताकि आपको समझना आसान हो जाए। क्लियर? अब इनके एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में ले चलते हैं। ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें टोटल 4 स्टेप फॉलो की गई थी। एक एक करके हम सारे स्टेप को समझते हैं। सबसे पहली स्टेप, इन्होंने क्या किया? जीवित एस वाला बैक्टीरिया लिया। एस मतलब वही स्मूथ वाला जो रोग करता है, चूहे में डाला। तो वो देखते हैं कि यहां पे चूहे की मृत्यु हो जाती है। मतलब कुछ इस तरह से आप समझिएगा, इंजेक्शन के अंदर ये एस वाला बैक्टीरिया भर दिया। कौन सा वाला? एस वाला। इसको उठा के इन्होंने चूहे में ट्रांसफर किया। ये चूहे के अंदर जैसे यहां ट्रांसफर किया, यहां एस वाला आ गया। बताओ चूहे में कौन सा बैक्टीरिया पहुंचा? एस। अब बताना एस वाला रोग करता है या नहीं करता है? हाँ, यस, एस वाला रोगकारी है। स्मूथ जो होता है वो रोगकारी होता है। बताओ इस चूहे को कौन सा रोग होगा? न्यूमोनिया। और उसी न्यूमोनिया रोग होने की वजह से यहां पर इस चूहे की मृत्यु हो गई। तो मैं आपसे पूछूंगा, यहां चूहे की मृत्यु क्यों हो गई? क्योंकि इस एस वाले ने क्या कर दिया? रोग कर दिया। तो जब जब एस आएगा चूहे की मृत्यु होगी, क्योंकि यह रोगकारी है। अच्छा, अगला एक्सपेरिमेंट लिया गया। जीवित आर को लिया गया, चूहे में डाला तो चूहा जीवित रहता है। कैसे? यहां पर इंजेक्शन के अंदर आर वाला लिया, इसको उठा के इन्होंने चूहे में डाला तो चूहे के अंदर ये आर वाला पहुंच गया। अब बताओ, ये आर वाला रोग नहीं करता,
किसी भी प्रकार का रोग नहीं करता, और जब यहां रोग नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, तो यहां पर चूहा जीवित रहेगा। तो हमने क्या सीखा? एस वाला चूहे को मार रहा है, आर वाला चूहे को नहीं मारता है, क्योंकि यह अरोगकारी होता है। ये दोनों तो बहुत आसान से। अगली स्टेप लेते हैं, थर्ड, उष्माव्रत एस थर्ड लिया गया। उष्माव्रत का मतलब हीट किल्ड। उष्मा का मतलब यहां पर होता है हीट, टेम्परेचर, मतलब इसको हीट लगा के इसको मृत कर दिया गया, टेम्परेचर लगा के इसको मार दिया गया। एस वाले को मार दिया, उठा के चूहे में डाला, तो यहां चूहा जीवित रहा। कैसे? यहां पर ये जो एस वाला बैक्टीरिया है, ध्यान से देखना, एस वाले बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पर रखा और ये एस वाला बैक्टीरिया खुद मर गया। कौन मर गया? एस वाला बैक्टीरिया खुद मर गया, और इस मरे हुए बैक्टीरिया को उठा के चूहे में डाला। तो बताओ, इस चूहे में एस आया तो है, लेकिन ये जीवित नहीं है, ये मृत है, क्योंकि इस एस वाले को ताप लगा के मार दिया गया। ये ताप मृत है, उष्मा मृत है। अब बताओ, यहां पर बैक्टीरिया खुद मरा हुआ है, देख भी रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया है ये खुद मरा हुआ है, और जब बैक्टीरिया खुद मरा हुआ है तो ये चूहे को क्या मारेगा? तो यहां पर आप देखोगे चूहा जीवित रहता है। अच्छा, चूहा जीवित क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया खुद मरा हुआ है। अरे जब बैक्टीरिया खुद मरा हुआ है तो चूहे को कैसे मारेगा? तो यहां चूहा नहीं मरता है, चूहा जीवित रहता है। क्या सीखा हमने? उष्माव्रत एस को चूहे में डाला गया, चूहा जीवित रहा। एक लास्ट वाले में उष्माव्रत एस को तो लिया, इसको प्लस किया गया जीवित आर के साथ, दोनों को मिक्स करके फिर चूहे में डाला, तो यहां वो देखते हैं चूहे की मृत्यु हो जाती है। कैसे किया गया? ऐसे समझिएगा, एस वाला तापमृत है, उष्माव्रत है, आर वाला जीवित है, आर वाला जीवित है, दोनों को मिक्स किया, मतलब एक ही इंजेक्शन के अंदर लिया। इंजेक्शन में लेने के बाद इसको चूहे में डाला, चूहे के अंदर एस वाला तो मृत है, आर वाला जीवित है। अब बताओ, ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब उन्होंने चेक किया तो यहां पर चूहे की मृत्यु हो गई। कैसे? बात समझना, एस जब मृत होता है, एस मृत होता है, तब तो चूहा जीवित रहता है, सीखा हमने। आर वाले से चूहे की मृत्यु होती नहीं, मतलब ये चूहे को मारता नहीं है, और यहां ये वाला बैक्टीरिया तो खुद ही मरा हुआ है। तो कहना यह चाहिए था कि इससे चूहा मरता नहीं आर वाले से, और ये खुद मरा हुआ है, तो कहना यह चाहिए था कि यहां चूहा जीवित होना चाहिए था। अरे ये मारता नहीं है, आर वाला मारता नहीं है, ये खुद मरा हुआ है, तो कंडीशन कहती कि यहां चूहा जीवित होना चाहिए था। लेकिन बात आती है यहां चूहा मर गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि यहां चूहे की मृत्यु हो गई? अब ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो मरा हुआ चूहा है, इस मरे हुए चूहे की बॉडी को इन्होंने एनालिसिस किया, तो वो ये देखते हैं कि इस मरे हुए चूहे के अंदर एस वाला बैक्टीरिया जीवित निकलता है। एस वाला बैक्टीरिया जीवित निकलता है। आप ध्यान से देखो, यहां एस वाला कैसा है? मरा हुआ डाला, लेकिन इसमें यहां एस जीवित हो गया। चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? कि मरा हुआ एस डाला, लेकिन एस वाला यहां जीवित हो गया। और ये जो यहां पर जीवित एस हुआ था, इसी ने कहीं ना कहीं चूहे को मारा होगा। अब बात आती है, ये एस यहां पर जीवित कैसे हो गया? ये कैसे जीवित हो गया? अब इसके बारे में ग्रिफिथ साइंटिस्ट क्या बताते हैं? ग्रिफिथ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो एस आपको जीवित दिख रहा है, ये एक्चुअली में एस है ही नहीं। ये एक्चुअली में एस है ही नहीं, बेसिकली ये तो आर वाला है। यहां पर हुआ यह है कि ये जो आर वाला बैक्टीरिया था, यही आर वाला बैक्टीरिया चेंज होकर एस में कन्वर्ट हो गया। आर वाला बैक्टीरिया ही एस में यहां पर ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। बताओ कौन किस में रूपांतरण हो गया? आर वाला एस में। अब बात आती है आर वाला एस में रूपांतरण कैसे हो गया? तो इसके बारे में ग्रिफिथ साइंटिस्ट क्या जवाब देते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये जो मरा हुआ एस आपको दिखाई दे रहा है, इस मरे हुए एस से कुछ न कुछ मटेरियल निकला होगा। बात को समझना, मरे हुए एस से कुछ न कुछ मटेरियल निकला होगा, और यही मटेरियल आर में गया होगा। बताओ एस का मटेरियल किस में गया? आर में। और आर में जाने की वजह से यही आर वाला फाइनली कन्वर्ट होकर किस में बन जाता है? एस में। तो बताओ, आर को एस में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल जिम्मेदार था, और ग्रिफिथ साहब का कहना था कि ये जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, यही मटेरियल एक्चुअली में वास्तविकता में जेनेटिक मटेरियल है। अब ग्रिफिथ साहब से पूछा गया कि यहां पर यह मटेरियल कौन है, मतलब ये ऐसा कौन सा मटेरियल था, ऐसा कौन सा मटेरियल था जिसने आर को एस में चेंज किया? यह मटेरियल कौन सा था? इसके बारे में ग्रिफिथ नहीं बता पाए।
बस ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने तो इतना सा बताया कि जिस मटेरियल ने एस वाले को आर वाले को एस में चेंज किया, जिस मटेरियल ने आर वाले को एस में चेंज किया, वही मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ से पूछा गया वो कौन है, तो इसके बारे में वो नहीं बता पाए। तो यहां पर बस इतना सा वो बता पाए कि यहां पर आर वाला एस में रूपांतरित हो गया, लेकिन कैसे हो गया, उसके पीछे कौन सा केमिकल जिम्मेदार थे, यह बात ग्रिफिथ नहीं समझा पाए। बात समझ में? हां, उन्होंने यहां यह जरूर कहा था कि यह मटेरियल ही जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन एक्चुअली में वो कौन था, यह बात वो प्रॉपर तरीके से नहीं सिखा पाए थे। जितनी बात यहां समझाई गई, क्लियर हुई? ये जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, ढंग से सबको आना चाहिए। क्या सीखा हमने कि यहां पर उष्मामृत एस लिया गया, जीवित आर के साथ मिक्स किया, चूहे में डाला, तो चूहे की मृत्यु हो गई। बताओ क्यों? इसलिए चूहे की मृत्यु हो गई क्योंकि आर वाला बैक्टीरिया एस में रूपांतरित हो गया, लेकिन कैसे हो गया, यह बात ग्रिफिथ नहीं बता पाए। जितनी बातें हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में समझी, क्लियर हुई सबको? अब इतना समझाने के बाद क्वेश्चन क्या आता है, ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए? पहला ऑप्शन चूहे पर, दूसरा ऑप्शन बैक्टीरिया पर। बताओ बच्चों। हाँ, मैक्सिमम बच्चे आंसर लगा के आते हैं चूहे, जबकि चूहा नहीं, मेन आंसर आता है बैक्टीरिया। इन्होंने मेन एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पर किए थे क्योंकि बैक्टीरिया के ही अलग अलग प्रभेद लिए थे। अरे यहां पर चूहे के बजाय कोई दूसरा जीवधारी भी लेते ना, उसकी भी मृत्यु हो जाती। तो इनका मेन एक्सपेरिमेंट चूहा नहीं कहा जाता, मेन एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया कहा जाता है। और ग्रिफिथ ने जिस बैक्टीरिया पर कार्य किया उसका नाम बोलो। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये सब याद रखना बेटे, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इस बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने अपना कार्य किया था। और कैसे कैसे अपना एक्सपेरिमेंट किया गया, ये सब बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर? अब बच्चों यहां पर ग्रिफिथ ने ये तो कहा कि आर वाला एस में चेंज हुआ, किसी न किसी मटेरियल से हुआ, लेकिन वो मटेरियल कौन था, यह बात ग्रिफिथ नहीं बता पाए। अब इस बात को समझाने के लिए 3 वैज्ञानिक आए। इसमें 3 वैज्ञानिक में पहले थे एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, और उन्होंने यह बताने की कोशिश की थी कि रूपांतरण किस पदार्थ के कारण हुआ। तो अगला एक्सपेरिमेंट हम उन्हीं का समझेंगे, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। नेक्स्ट पॉइंट, रूपांतरण पदार्थ के जैव रासायनिक विशेषता बताने वाले 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने बताया था कि रूपांतरण करने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा था, जैव रासायनिक पदार्थ कौन सा था, यह बात अब एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी समझाने आए। और इन्होंने यह सिद्ध किया था कि यह पदार्थ कोई और नहीं, यह सब कुछ डीएनए के कारण हुआ था। ग्रिफिथ तो नहीं बता पाए थे, लेकिन यह बात बाद में इन तीनों साइंटिस्ट ने आकर बताई थी कि रूपांतरण आर को एस में रूपांतरित करने वाला डीएनए था। जब बच्चों स्टार्टिंग में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो इन तीनों की सोच थी कि आर को एस में रूपांतरण करने वाला प्रोटीन होगा। इनकी स्टार्टिंग में क्या सोच थी? रूपांतरण करने वाला प्रोटीन होगा। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इनकी सोच बदल गई, क्योंकि पता चला वो प्रोटीन नहीं है, वो तो डीएनए है। इन्हें 3 चीजों पर ज्यादा डाउट था, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन पर। और सबसे ज्यादा इनका मानना था कि प्रोटीन ही वो पदार्थ होता होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद इनकी सोच बदल गई। कैसे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा, वही एक्सपेरिमेंट अब मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और याद रखना हम किसका एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं? एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी। इनका एक्सपेरिमेंट भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया पर ही है। यानी एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि इन्होंने ग्रिफिथ के कार्य को ही आगे बढ़ाया। तो ग्रिफिथ के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अब ये 3 वैज्ञानिक यहां आ रहे, और कैसे कैसे अपना काम कर रहे उनको हम समझते हैं। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऐसे 3 टेस्ट ट्यूब ली। इन टेस्ट ट्यूब में एस वाले बैक्टीरिया से, 2 बैक्टीरिया थे, आर और एस वाले बैक्टीरिया से 3 चीजें बाहर निकाली। पहले यहां पर निकाला डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और टेस्ट ट्यूब में ले लिया। बताओ ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन किसके हैं? एस के। वेरी गुड। फिर इसमें भी एस से 3 मटेरियल बाहर निकाला, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, टेस्ट ट्यूब में लिया। यहां पर भी इस एस वाले से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को बाहर निकाला, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। मतलब इनसे इन 3 चीजों को बाहर निकाला, क्योंकि डाउट भी इन 3 पे था। अब इन्होंने क्या किया, ये जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, बहुत ध्यान सुना, पहली वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने इन तीनों में से आरएनए को तोड़ना चाहा, और आरएनए को यहां पर खंडित करने के लिए इन्होंने एक एंजाइम डाल दिया, आरएनएज। याद रखना बच्चों, लास्ट में से एएससी लगा दिया जाए तो वो एंजाइम को प्रदर्शित करता है।
मतलब ये जो आरएनएज है ये एक तरह का यहां पर एंजाइम है। ये यहां पर क्या है बच्चों? एंजाइम। और इस एंजाइम का काम होता है आरएनए का खंडन करना। आरएनए खंडित करता है, ये आरएनए खंडित करता है, मतलब ये आरएनए का डाइजेशन करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है, आरएनए खंडित करता है। जैसे इसके अंदर आरएनएज मिलाया तो इसने बच्चों आरएनए को तोड़ दिया। आरएनएज ने किसको तोड़ दिया? आरएनए को। अच्छा, आरएनए टूट गया तो क्या क्या बचा? डीएनए बचा और प्रोटीन बचा। किसका? एस का। एस वाले बैक्टीरिया का डीएनए प्रोटीन बचा। और इस बचे हुए मटेरियल को उठा के इन्होंने आर में डाला। एस के बचे हुए मटेरियल को उठा के आर में डाला और मटेरियल को डालते ही इन्होंने देखा कि आर वाला एस में रूपांतरित हो गया, मतलब यहां रूपांतरण हो गया। आर वाला एस में रूपांतरित हो गया। अब यहां पर क्या निष्कर्ष निकला? ध्यान समझना। टेस्ट ट्यूब में आरएनए नहीं है, तोड़ दिया, आरएनए को तोड़ दिया एंजाइम ने। आरएनए नहीं है लेकिन फिर भी रूपांतरण हो रहा है, मतलब रूपांतरण करने वाला पदार्थ आरएनए तो नहीं है, क्योंकि बिना आरएनए के भी काम तो हो रहा है। यानी रूपांतरण करने वाला पदार्थ आरएनए तो नहीं है, यह बात यहां से क्लियर होती है। अच्छा, डीएनए है या प्रोटीन है, इस चीज को और समझते हैं। अगली टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को डाला। अब बताओ ये प्रोटीएज क्या करेगा? हां, प्रोटीन का खंडन, मतलब ये प्रोटीन को खंडित करता है। प्रोटीन खंडित करता है यानी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन खंडित करता है। अच्छा, इस बार यहां पे प्रोटीन टूट गया। कौन टूट गया बच्चों? प्रोटीन। अब डीएनए आरएनए को उठा के फिर से इन्होंने एस के इन पदार्थ को आर में डाला। एस के पदार्थ कहां डाले जा रहे हैं बच्चों? आर में। और आर में डालते हुए देखते हैं कि आर वाला एस में चेंज हो गया। अब ध्यान से समझना, टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं है? प्रोटीन। सही है, प्रोटीन नहीं है, फिर भी यहां रूपांतरण हो रहा है। यानी रूपांतरण करने वाला पदार्थ प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन के बिना भी रूपांतरण तो हो रहा है, यहां रूपांतरण तो हो रहा है। मतलब रूपांतरित करने वाला पदार्थ प्रोटीन भी नहीं है। ना आरएनए है ना प्रोटीन है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यानी रूपांतरण करने वाला पदार्थ कौन होगा? डीएनए होगा। अब बताओ बच्चों, कैसे इस चीज को प्रूव किया जाए? बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आप सोचो, हाँ, वैज्ञानिक की तरह सोचा जाए। बताओ इस टेस्ट ट्यूब में अब क्या करना चाहिए? वेरी गुड, इसके अंदर डीएनए एंजाइम मिलाना चाहिए। डीएनए एंजाइम डीएनए खंडित करता है। यह बच्चों डीएनए को तोड़ता है। इस बार बताओ कौन टूट गया? डीएनए। इस बार डीएनए टूट गया, क्या क्या बचा? आरएनए प्रोटीन। किसके? एस के। उठा के फिर से इन्होंने आर में डाला। लेकिन इस बार ये देखते हैं कि आर वाला आर में ही रहा, आर वाला आर में ही रहा, एस में रूपांतरण नहीं हुआ, मतलब इस बार रूपांतरण नहीं हुआ। अच्छा, इस बार टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं है? डीएनए। और डीएनए नहीं है तो रूपांतरण भी नहीं है, यानी रूपांतरण करने वाला पदार्थ डीएनए ही होगा। अब ध्यान से देखो, क्या इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए दिखाई दे रहा है? डीएनए दिख रहा है, यस, रूपांतरण हुआ। डीएनए दिख रहा है, रूपांतरण हुआ। डीएनए दिखाई नहीं दे रहा है तो रूपांतरण भी नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ, रूपांतरण करने वाला पदार्थ आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है? वेरी गुड, रूपांतरण करने वाला पदार्थ डीएनए होता है। आर को एस में चेंज करने वाला पदार्थ डीएनए होता है। यह बात समझाने वाले वैज्ञानिक एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी थे। मतलब इन्होंने उस पदार्थ की खोज की जिसने रूपांतरण करा है। तो वो पदार्थ, वो जैव रासायनिक पदार्थ कौन सा था? डीएनए था। यह बात सबको एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी समझाने लग गए। और एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी कहने लग गए कि हमने प्रूव कर दिया कि रूपांतरण अगर डीएनए कर रहा है, इसका मतलब यही जेनेटिक मटेरियल होगा, यही जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन जब ये बात अपने सारे लोगों को बता रहे थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया। मतलब इनके एक्सपेरिमेंट को उन्होंने सही नहीं माना। उनका कहना था, साइंटिस्ट लोगों का कहना था कि हम जेनेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जो अगली पीढ़ी में जाए, अगली पीढ़ी में जाए। यहां पर तो एक बैक्टीरिया बस दूसरे में रूपांतरित हो रहा है, अगली पीढ़ी तो आ ही नहीं रही है। और जब अगली पीढ़ी नहीं आ रही है तो हम कैसे मान ले कि जेनेटिक मटेरियल होगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कुछ पदार्थ डाला जाए और उसकी बॉडी में चेंज आ जाए, तो क्या ये उसकी अगली पीढ़ी हो गई? नहीं, अगली पीढ़ी मतलब उसके बच्चे होना चाहिए, उसकी अगली जनरेशन होना चाहिए। तो यहां पर ये इसमें रूपांतरित हो रहा है, अगली पीढ़ी तो आ ही नहीं रही है, तो कैसे मान ले कि यही जेनेटिक मटेरियल है?
मतलब कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिए। यानी जेनेटिक मटेरियल कौन होगा ये अभी भी फाइनल प्रूफ नहीं हुआ था, पिक्चर अभी भी बाकी रह गई। मतलब इनके एक्सपेरिमेंट पे भी फाइनल प्रूफ नहीं हुआ, इनके एक्सपेरिमेंट पे भी उंगली उठा दी गई थी। क्लियर? अच्छा, आपके एनसीईआरटी में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है। एक क्वेश्चन दिया है कि डीएनएज और डीएनएस में क्या डिफरेंस है। डीएनएस और डीएनएस में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहां एज लिखा है, मतलब ये एक एंजाइम है। बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, ये डिफरेंस याद रखिएगा। ये तो एक एंजाइम है जो डीएनए खंडित करता है। अच्छा, और डीएनएस का मतलब मेनी डीएनए, बहुत सारे डीएनए। जैसे बच्चों बहुवचन लिखते टाइम पीछे एस लगा देते, तो ये वही है। डीएनए के पीछे सिंपल एस लिख दिया, मतलब ये बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है, जिसका मतलब बहुत सारे डीएनए है। और डीएनएज लिखा है, मतलब वो एंजाइम है। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि इनमें क्या अंतर है, तो ये आपको आना चाहिए। ये सब आप साथ साथ एनसीईआरटी से भी पढ़ते रहे। एनसीईआरटी से जब पढ़ें तो इन डायग्राम को साथ में रखें, ताकि डायग्राम से समझना आसान हो जाता है। तो आप बच्चों ये जितने भी डायग्राम बनाए जा रहे हैं, इनको भी आप साथ साथ बनाते रहे, ताकि समझना आसान हो जाए। क्लियर? अच्छा, इनके एक्सपेरिमेंट पे भी उंगली उठा दी गई। यानी जेनेटिक मटेरियल कौन होगा ये अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ था। और इसी चीज को फाइनल प्रूफ करने के लिए फिर दो वैज्ञानिक आए, हर्शे एंड चेस, जिन्होंने 1952 में, काफी साल बाद 1952 में आके बताया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता। कैसे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस चीज को अब हम समझते हैं। नेक्स्ट, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यह सुस्पष्ट रूप से सिद्ध किया था हर्शे एंड चेस ने। कौन से ईयर में? 1952 में जाके इन्होंने फाइनल प्रूफ किया था। हर्शे एंड चेस, साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही प्रूफ किया था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। अच्छा, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज पर कार्य किया, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्शे एंड चेस, इन दोनों साइंटिस्ट ने T2 बैक्टीरियोफेज पर कार्य किया। बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणुभोजी, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं ये एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो बैक्टीरियोफेज बच्चों याद रखना, कोई और नहीं, ये एक तरह का वायरस ही है। और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करे, वायरस ने बैक्टीरिया पे अटैक किया, वही बैक्टीरियोफेज कहलाता है। अच्छा, इनके एक्सपेरिमेंट को समझते टाइम यहां पर एक बात ध्यान रखना कि इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का भी यूज किया था। इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज का तो कार्य किया ही था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिए थे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन्होंने सल्फर का भी लिया और फॉस्फोरस का भी लिया। सल्फर का इन्होंने 35 आइसोटोप लिया और फॉस्फोरस का 32। सल्फर का 35, वेरी गुड, एंड फॉस्फोरस का 32। और ये दोनों ही याद रखना बच्चों रेडियो एक्टिव होते, बोथ आर रेडियो एक्टिव, दोनों ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते। अब सबसे मेन बात, इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले एक छोटी बात अच्छे से क्लियर करना। अगर हम सल्फर की बात करें, तो ये सल्फर घटक होता है प्रोटीन का। सल्फर घटक है किसका? प्रोटीन का। आप लोगों को कुछ अमाइनो एसिड के नाम याद होंगे जिनमें सल्फर होता है। हाँ, बहुत अच्छे। एक होता है सिस्टीन और दूसरा मिथियोनिन। सिस्टीन और मिथियोनिन, इन दोनों के अंदर सल्फर पाया जाता है और यही अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। मतलब सल्फर अमाइनो एसिड में होता है और अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन बन जाता है। तो सल्फर किसका घटक है? प्रोटीन का। और अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो यह घटक होता है डीएनए का। पी किसका घटक है? डीएनए। डीएनए की संरचना हमने पढ़ी है, न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। और न्यूक्लियोटाइड में आप जानते हो नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है और ये वही फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट जो होता है डीएनए का घटक होता है। तो ये दो बातें अच्छे से पहले दिमाग में बिठा लो। सल्फर डीएनए, सल्फर प्रोटीन का घटक है और फॉस्फोरस डीएनए का घटक होता है। अगर मैं सल्फर को रेडियो एक्टिव कर दूं तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और अगर फॉस्फोरस को कर दे तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा। जो बात यहां समझाई पहले ये क्लियर रखिएगा। हर्शे चेस ने T2 बैक्टीरियोफेज वायरस पर कार्य किया, सल्फर फॉस्फोरस के आइसोटोप लिए। अब इनके एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हर्शे एंड चेस ने क्या किया, ऐसे बच्चों यहां पर कल्चर मीडियम पर, लिविंग कल्चर मीडियम पर वायरस की वृद्धि कराई। वायरस की संरचना को आप ध्यान से देखोगे तो इन वायरस में बाहर की तरफ ऐसे प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। बाहर की तरफ प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, जिसको एग्जैक्टली कैप्सिड के नाम से लिखा जाता है। यह प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है? कैप्सिड।
इसे बच्चों कैप्सिड भी कहते हैं, और अंदर की तरफ यहां पाया जाता है डीएनए। वायरस की संरचना बड़ी सीधी सादी है, बाहर तो प्रोटीन की लेयर है और अंदर डीएनए होता है। अब इस तरह के वायरस को इन्होंने वृद्धि कराया था संवर्धन माध्यम में। इस संवर्धन माध्यम में क्या किया, सल्फर का 35 आइसोटोप लिया, मतलब रेडियो एक्टिव लिया, और फास्फोरस का 31 लिया, 32 नहीं, फास्फोरस का 31 लिया जो कि सामान्य है। बताओ कौन रेडियो एक्टिव है? हाँ सभी बताइएगा, सल्फर वाला रेडियो एक्टिव है। और आप जानते हैं सल्फर अगर रेडियो एक्टिव है तो कौन रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन या डीएनए? ये रेडियो एक्टिव है तो इसी वजह से प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सल्फर प्रोटीन का घटक है, और फास्फोरस सामान्य है तो यहां डीएनए सामान्य होगा। यानी एक बात पहले दिमाग में बिठा लेना, ये जो वायरस यहां पे वृद्धि कर रहा है, इस वायरस में कौन रेडियो एक्टिव है? हाँ, इसका जो ये प्रोटीन आवरण, ये मैं लिख देता हूं आर मतलब रेडियो एक्टिव है, और डीएनए यहां पर एनआर मतलब नॉन रेडियो एक्टिव है। तो पहले तो ये क्लियर होना कि इन्होंने ऐसा वायरस तैयार किया जिसके अंदर प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव था। ये चेक करना चाहते थे हर्शे एंड चेस कि प्रोटीन और डीएनए में से कौन यहां पर अगली पीढ़ी में जाता होगा, कौन जेनेटिक मटेरियल बनता होगा। अब इन्होंने आगे के एक्सपेंड करने के लिए क्या किया, यहां पर इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर इसकी वृद्धि कराई। बैक्टीरिया की जो सेल लेयर है वो एक तरह से ई कोलाई, यहां पर इन्होंने ई कोलाई के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इस वायरस को उठाया और वायरस को उठा के ई कोलाई के ऊपर संक्रमण कराया। संक्रमण इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हो गया। बताओ, वायरस ने ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्शन कर दिया, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कर दिया। ये इसकी पहली स्टेप है, इन्फेक्शन कराना। जब इन्फेक्शन होता है तो ये जो वायरस का डीएनए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चों इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ये यहां पर अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करते ही सेकंड स्टेप चलाते हैं जिसका नाम है सम्मिश्रण। इंग्लिश में कहें तो इसे बहुत अच्छा वर्ड दिया जाता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है स्लो स्पीड पे घुमाना, स्लो स्पीड पे से मिक्स करना, इसे हम ब्लेंडिंग या सम्मिश्रण कहते हैं। यहां पर इन दोनों को उठा के स्लो स्पीड पे घुमाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि ये वायरस और ये ई कोलाई की सेल एक दूसरे से बस यहां अलग अलग हो जाए, दोस्तों एक दूसरे से डी अटैच हो जाए। यहां दोनों जुड़ी हुई है, यहां दोनों को अलग अलग करने के लिए कि ये दोनों सेपरेट हो जाए, तो इसीलिए ब्लेंडिंग कराते हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद अब चलाते हैं तीसरी स्टेप जिसे कहते हैं अपकेंद्रण। इंग्लिश में कहें तो इस स्टेप को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बच्चों यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। मतलब 3 स्टेप हुई, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, ये डीएनए अंदर आ चुका है और साथ ही साथ यहां सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने का मतलब होता है हाई स्पीड पे रोटेट करना। अगर किसी को लेके से हाई स्पीड पे घुमाया जाए तो हाई स्पीड पे रोटेशन, यही बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। तो यहां पर भी अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन किया जा रहा है। जब इसको उठा के ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाला और इसको हाई स्पीड पे घुमाएंगे। हाई स्पीड पे घुमाने पर होता क्या है, जो भी भारी कण है, बहुत ध्यान सुनना थोड़ी देर, जो भी भारी कण है वो सब नीचे बैठ जाते हैं और जो भी हल्के कण रहते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। मतलब इनमें से जो भी भारी होगा नीचे आ जाएगा। अब आप बताओ, ये ई कोलाई की सेल में तो नया डीएनए बनता ही जा रहा है, वायरस का डीएनए और आ गया, तो इसका मतलब यहां पर इसकी सेल भारी हो जाएगी और भारी हो गई तो ये नीचे बैठेगी। और ये जो प्रोटीन की कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, इसका डीएनए भी अंदर जा चुका है, तो ये तो पूरा खोखला हो गया, और खोखला हो गया तो ये ऊपर ही रह जाएगा। मतलब ये जो प्रोटीन का कवर है ये ऊपर रह जाएगा और ये जो ई कोलाई की सेल है नीचे बैठ जाती है। ये वाली सेल यहां पर ऐसे नीचे, यहां पर इस तरह से ये सेल यहां नीचे बैठ गई। बात समझ में? अच्छा, जो ऊपर रह जाता है इसे सुपरनेटेंट कहते हैं और जो नीचे बैठ जाता है उसको पैलेट कहते हैं। और यहां पैलेट में आपको दिखाई दे रही है ई कोलाई की सेल। जो ऊपर रह गया, नाम बोलो बच्चों, हाँ सुपरनेटेंट, और नीचे बैठ जाता उसका नाम पैलेट जिसमें ई कोलाई की सेल है। अब बच्चों हर्शे एंड चेस ने क्या किया, दोनों जगह रेडियो एक्टिविटी को चेक किया कि रेडिएशन कहां से निकल रही है, इस पैलेट से निकल रही है या सुपरनेटेंट से निकल रही है। अब थोड़ा दिमाग लगाना अच्छे से, बताइए इसमें रेडियो एक्टिव कौन है, सभी बताओ, प्रोटीन या डीएनए? हाँ, इसमें रेडियो एक्टिव आप जानते हो बच्चों प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन का भाग है ये तो बाहर ही रह गया,
और बाहर रह गया, मतलब इस सुपरनेटेंट वाले भाग से यहां से रेडियो सक्रियता उपस्थित थी, मतलब रेडियो सक्रियता देखी गई, सुपरनेटेंट वाले भाग से रेडियो सक्रियता देखी गई। इस ई कोलाई की सेल में से रेडियो सक्रियता अनुपस्थित थी, मतलब यहां पर कोई रेडियो एक्टिव पार्ट नहीं था। तो इसका मतलब यहां पर जब रेडिएशन आई नहीं, तो इसका मतलब यह है कि यह प्रोटीन अंदर इंटर करता ही नहीं। आप देख भी रहे हैं कि यह जो प्रोटीन है यह ऐसे बाहर ही रह गया, और जब बाहर रह गया तो यहां ऊपर से रेडियो एक्टिविटी मिली। ई कोलाई की सेल में से, इसकी सेल के अंदर से कोई रेडिएशन नहीं आ रही, और जब कोई रेडिएशन नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह तो क्लियर है कि प्रोटीन कभी भी अंदर इंटर नहीं करता, और जब यह अंदर इंटर नहीं करता तो यह जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगली पीढ़ी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यह तो बाहर ही रह गया। एक बार फिर सुनना, प्रोटीन कहां रह जाते हैं? बाहर, और प्रोटीन बाहर रह जाते हैं, इसका मतलब यह जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। जेनेटिक मटेरियल तो वो होगा जो अंदर जाए, और ये तो बाहर रह गए। और कैसे पता किया बाहर रह गए? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट से मिली, ई कोलाई की सेल से तो नजर ही नहीं आई, और जब यहां से रेडिएशन नजर नहीं आई, इसका मतलब यह क्लियर था, यह श्योर था कि यहां पर प्रोटीन कभी भी जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह अंदर प्रवेश नहीं करता। यानी इस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकला? इस एक्सपेरिमेंट से फाइनल निष्कर्ष निकला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, ये बाहर ही रह जाते। जो बात अभी मैंने यहां पे समझाई, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, ढंग से सबको आना चाहिए। बताइए, सल्फर का कौन सा फॉर्म रेडियो एक्टिव है? 35, और ये रेडियो एक्टिव है तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। फॉस्फोरस 31 सामान्य है, और ये सामान्य है तो डीएनए सामान्य है। यहां पर प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। इस वायरस को उठा के ई कोलाई पे अटैक किया, 3 स्टेप की: इन्फेक्शन, संक्रमण, ब्लेंडिंग, सम्मिश्रण, और सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड पे रोटेशन, अपकेंद्रण। जब अपकेंद्रण किया गया, रेडियो एक्टिविटी ई कोलाई की सेल में से नहीं दिखी, मतलब श्योर है कि प्रोटीन अंदर प्रवेश नहीं करते, बाहर ही रह जाते, और जब ये बाहर रह गए तो ये जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकते, ये निष्कर्ष निकला। अब बात आती है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, वो इंटर करता है या नहीं करते? दिखता नहीं बेटे इसमें, वो इंटर करता है नहीं करता है, इस चीज को एक बार चेक तो किया जाए। और इसको चेक करने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट सेम इसी तरह का होगा। इसमें मैं आपसे ज्यादातर बातें पूछूंगा तो सबको अच्छे से आना चाहिए। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सेम इसी तरह से होगा, बस इसमें चेंज यहां यह किया गया कि इस बार कल्चर मीडियम पे थोड़ा सा बदल दिया। सल्फर का 32 आइसोटोप लिया, सल्फर का 32 आइसोटोप, बताओ कैसा है? सामान्य। फॉस्फोरस 32 कैसा है? रेडियो एक्टिव। बताओ, सल्फर सामान्य है तो प्रोटीन सामान्य, और फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है तो डीएनए रेडियो एक्टिव। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहां पर, कौन रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन या डीएनए? वेरी गुड। यहां पर डीएनए जो होगा यह बन जाएगा रेडियो एक्टिव, और यह हो जाएगा नॉन रेडियो एक्टिव। इस बार उल्टा कर दिया, डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया, इतना सा चेंज किया। क्लियर? और फॉस्फोरस का कौन सा फॉर्म लिया? 32, पहले 31 था, अब 32 लिया। फिर इसके बाद वही 3 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसको उठा के ई कोलाई पे अटैक कराते हैं। अटैक करने वाले स्टेप का नाम संक्रमण, इंग्लिश में कहें इन्फेक्शन। जैसे इन्फेक्शन हुआ, ये डीएनए अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, डीएनए अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। जैसे प्रवेश करेगा उसी टाइम चलाएंगे सम्मिश्रण। सम्मिश्रण मतलब ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है स्लो स्पीड पे रोटेशन, ताकि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। ठीक है, उसके बाद चलाते हैं थर्ड स्टेप, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब होता है हाई स्पीड पे रोटेशन। दोनों को टेस्ट ट्यूब में लिया और हाई स्पीड पे घुमाया। अब बताओ, ये जो यहां पर आपको ई कोलाई की सेल दिखाई दे रही है, ये तो आ जाएगी नीचे, और ये प्रोटीन का कवर ऊपर रह जाएगा। जो यहां पे ऊपर रह गया वो सुपरनेटेंट, नीचे बैठ गया वो पैलेट। पैलेट में कौन आ जाता है? ई कोलाई की सेल। अब फिर दिमाग लगा के बताना सबको अच्छे से, इस बार रेडियो एक्टिव कौन है? डीएनए। वेरी गुड। ये डीएनए क्या अंदर प्रवेश कर रहा है? यस, कर रहा है। और डीएनए अंदर प्रवेश कर रहा है, यहां पर ये डीएनए आ चुका है, तो इस बार रेडिएशन यहां से निकलेगी। यहां से मतलब ई कोलाई की सेल। तो इस ई कोलाई की सेल से रेडियो सक्रियता उपस्थित थी, सुपरनेटेंट से रेडियो सक्रियता अनुपस्थित थी। मतलब यहां रेडियो एक्टिविटी देखी गई और इसी से रेडिएशन बाहर आ रही थी। अब बताओ, रेडियो एक्टिव कौन था? डीएनए। यहां से रेडिएशन आ रही है, मतलब डीएनए अंदर प्रवेश कर चुका है। डीएनए दिखता नहीं है, लेकिन यहां से रेडिएशन का आना क्लियर था कि डीएनए अंदर प्रवेश कर चुका है।
और जब डीएनए प्रवेश कर गया तो यहीं पर अब वायरस की नई नई जनरेशन का निर्माण होता जाएगा, यहीं पर वायरस की ऐसी नई जनरेशन तैयार होती जाएगी। तो बताओ, वायरस की अगली पीढ़ी में जाने वाला डीएनए होता है, क्योंकि वही ई कोलाई में प्रवेश करेगा और वही यहां पर वायरस की नई नई पीढ़ी तैयार करेगा। प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बाहर ही रह जाते। तो बताओ, अगली पीढ़ी में जाने वाला डीएनए होता है या प्रोटीन? वेरी गुड, यहां पर डीएनए होता है, क्योंकि वही अंदर प्रवेश करता है, प्रोटीन तो बाहर ही रह जाते। और जब ये बाहर रह जाते हैं तो ये कभी जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकते। यानी इस एक्सपेरिमेंट से फाइनल पता चला कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा के पूछेंगे, किसके एक्सपेरिमेंट से सुस्पष्ट पता चला कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? किसका एक्सपेरिमेंट? हर्शे एंड चेस। हर्शे चेस ने किस पर कार्य किया? तो इस बैक्टीरियोफेज पर, T2 बैक्टीरियोफेज वायरस पर कार्य किया। अच्छा, सल्फर का कौन सा फॉर्म रेडियो एक्टिव था? 35, और फास्फोरस में 32 रेडियो एक्टिव थे। कितनी स्टेप फॉलो की गई? 3, इन्फेक्शन संक्रमण, ब्लेंडिंग सम्मिश्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण। तो 3 स्टेप यहां पर फॉलो की गई और इस तरह से ये पूरी प्रोसेस की जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ डायग्राम, ये वाला डायग्राम स्पेशली आपके एनसीईआरटी में बना रखे हैं। एनसीईआरटी में वहां सिंपल तरीके से बस इस तरह से डायग्राम बना रखा है, वहां इतना बेसिक नहीं समझा रखा है। लेकिन आप लोग ये सब भी ध्यान रखें, तभी ये बातें समझ में अच्छे से आती है। तो आप एनसीईआरटी को भी साथ साथ पढ़ते रहें। एनसीईआरटी में लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, तो ज़्यादा बढ़िया है कि एक बार मॉड्यूल में से उसको पढ़े। मॉड्यूल में पढ़ना फिर भी आसान रहेगा आपके लिए। क्लियर? तो ये हमने 3 तरह से साइंटिस्ट यहाँ समझे। पहले थे ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने तो एक आइडिया दिया कि RS में कैसे रूपांतरण हुआ होगा, कौन सा पदार्थ होगा, लेकिन वो पदार्थ नहीं समझा पाए। उस पदार्थ को समझाने के लिए एवरी, मैकली और मैककार्टी आए, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट को भी फाइनल प्रूफ नहीं माना गया। और जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ये फाइनली पता चला था हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अब हम समझने जा रहे हैं आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं। आनुवांशिक पदार्थ की कैसे प्रूफ किया गया था वो तो हमने समझ लिया था। अब आनुवांशिक पदार्थ में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या गुण होना चाहिए, ये अब हम समझेंगे। आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताओं में हमारे पास 3 कैंडिडेट थे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। हम ये विशेषताएं इन तीनों के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि किस पे विशेषताएं ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होती है। आनुवांशिक पदार्थ की विशेषता में सबसे पहली विशेषता आती है, आनुवांशिक पदार्थ को अपनी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होना चाहिए। अपनी प्रतिलिपि मतलब अपनी कॉपी करना आना चाहिए। कॉपी से मतलब जैसे मान लीजिए डीएनए है तो उसे अपने जैसा नया डीएनए बनाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये बच्चों डीएनए है तो इसे अपने जैसा एक डीएनए और बनाना आना चाहिए। तो ऐसे प्रतिलिपि बनानी आनी चाहिए, और प्रतिलिपि बना पाएगा तभी तो बच्चों ये अगली जनरेशन में जा पाएगा। मान लीजिए प्रतिलिपि बनाने में सक्षम नहीं है, रेप्लिकेशन करने में सक्षम नहीं है, तो अगली पीढ़ी में कैसे पहुंचेगा? तो सबसे पहला पार्ट यही आता है कि उसे अपनी कॉपी, अपना रेप्लिकेशन करना आना चाहिए। अब ये बात डीएनए पर अप्लाई करें तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट होता है, यस होता है। हम पढ़ते भी है डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसमें एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। आरएनए की बात करें तो आरएनए पर भी रेप्लिकेशन की पावर होती है। हर आरएनए पे नहीं, लेकिन कुछ आरएनए में देखा गया, स्पेशली वायरस में, कि वायरस में जो आरएनए होता है वो रेप्लिकेट भी कर जाता है। तो आरएनए में भी रेप्लिकेशन की पावर तो होती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कभी रेप्लिकेट नहीं करते। मतलब मान लीजिए ये प्रोटीन है और इससे एक नया प्रोटीन इस तरह से यहां पर बन जाए, ये कभी संभव नहीं है। तो प्रोटीन से प्रोटीन कभी नहीं बन सकता, और जब प्रोटीन कभी रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता तो ये जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं हो सकता। बताइए बच्चों, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं हो सकता? हाँ, बहुत सिंपल सा आंसर, इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं है, प्रतिकृतिकरण की क्षमता नहीं है, तो ये कभी जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। तो हम प्रोटीन की बातें आगे समझेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें तो पहले ही गुण नहीं है। तो आगे की जो प्रॉपर्टी हम सीखेंगे केवल डीएनए और आरएनए पर अप्लाई करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी अब हम लेते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी हैं, इसकी 4 प्रॉपर्टी हम सीखेंगे। चारों ही प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टी से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, इसे रासायनिक व संरचनात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल को स्थायी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चों ये स्थायी होगा तभी तो अगली पीढ़ी में जाएगा। मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल ही टूट गया
जेनेटिक मटेरियल अस्थायी था, खुद ही टूट गया, तो अगली पीढ़ी में कैसे पहुंचेगा। तो जेनेटिक मटेरियल की एक बहुत अच्छी बात होती है कि इसे संरचनात्मक और रासायनिक दृष्टि से स्थायी होना बहुत जरूरी है। अब हम ये बात अप्लाई करें कि डीएनए और आरएनए में से कौन ज्यादा स्थायी होता है, उनकी बातें हम समझे। आप लोग जानते हैं ये डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर होती है। इनके स्थायित्व को कंपेयर करने के लिए हमने इनकी शुगर को कंपेयर किया। आरएनए की शुगर आप जानते हो राइबोस होती है और डीएनए की शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस। दोनों में किस कार्बन पे डिफरेंस आता है? हाँ, सबको आना चाहिए, सेकंड नंबर। यहां सेकंड नंबर पर एक ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। यहां तो ऑक्सीजन है लेकिन यहां ऑक्सीजन अनुपस्थित है और ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये बातें हमने समझी थी। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है, आरएनए में राइबोस होता है। यहां ऑक्सीजन उपस्थित है, बताना अच्छे से। ऑक्सीजन उपस्थित है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी क्रियाशीलता अधिक है, अधिक क्रियाशील है। अच्छा, ये क्रियाशील अधिक है तो इसका स्थायित्व कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि राइबोस की वजह से आरएनए का स्थायित्व कम होता है क्योंकि इसमें क्रियाशील भाग है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्रियाशीलता कम है। क्रियाशीलता और स्थायित्व एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छा, कम क्रियाशील है तो अधिक स्थायी है, तो हम कह सकते हैं डीएनए ज्यादा स्थायी होता है। तो आपसे पूछा जाए डीएनए ज्यादा स्थायी होता है या आरएनए, क्या आंसर दोगे बच्चों? हाँ, डीएनए और आरएनए में से हम कहेंगे डीएनए ज्यादा स्थायी है क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है जिसमें एक ऑक्सीजन कम है और इसी का इसको फायदा मिलता है। यह तो बच्चों इसके स्थायित्व का पहला रीजन है, डीऑक्सीराइबोस का होना। डीएनए के स्थायित्व में अगर हम इनके नाइट्रोजन बेस भी कंपेयर करें तो आरएनए में ए, जी और सी होता है, डीएनए में ए, जी, सी है। दोनों में एजीसी तो कॉमन है। आरएनए के अंदर यूरेसिल है और यहां थाइमिन है। थाइमिन की वजह से भी डीएनए का स्थायित्व बढ़ता है। अब दोनों की संरचना अगर हम देखें तो ये यूरेसिल है और ये बच्चों यहां थाइमिन है, यूरेसिल और ये थाइमिन। दोनों की संरचना को आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या होता है, थाइमिन में 5th नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है और ये मिथाइल ग्रुप लगने की वजह से फायदा ये होता है कि इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। थाइमिन में मिथाइल ग्रुप लगा है और मिथाइल ग्रुप लगने से स्थायित्व बढ़ा है। मिथाइल ग्रुप लगने से फायदा ये होता है कि रिपेयर के एंजाइम इसको पहचान नहीं पाते, और जब एंजाइम पहचान नहीं पाते तो ये हटता नहीं है, जबकि इसको रिपेयर के एंजाइम पहचान जाते हैं तो ये हट जाता है, और हट जाता है मतलब यूरेसिल का स्थायित्व कम होता है। तो मुझे बताओ थाइमिन का स्थायित्व ज्यादा है क्योंकि इसमें मिथाइल आ गया। अच्छा, थाइमिन का स्थायित्व ज्यादा है तो हम कहेंगे डीएनए का स्थायित्व ज्यादा है। तो मैं आपसे पूछूंगा डीएनए ज्यादा स्थायी है या आरएनए, बताओ बच्चों। वेरी गुड, डीएनए ज्यादा स्थायी होता है। क्यों? तो 2 रीजन बताना है। पहला, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है और दूसरा थाइमिन भी पाया जाता है। थाइमिन के आने से डीएनए का स्थायित्व बड़ा है क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप होता है, और मिथाइल ग्रुप होने से रिपेयर के जो एंजाइम हैं जो डीएनए रिपेयर में काम आते हैं इसको पहचान नहीं पाते, इस वजह से इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं, कौन ज्यादा क्रियाशील है, डीएनए आरएनए? हाँ, तो याद रखना क्रियाशील पूछे तो आरएनए ज्यादा क्रियाशील है। कौन ज्यादा स्थायी है तो डीएनए ज्यादा स्थायी होता है, और स्थायित्व के ये रीजन भी आप ध्यान रखिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी स्थायी होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, जेनेटिक मटेरियल की थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि आनुवांशिक पदार्थ में मंद उत्परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। मंद उत्परिवर्तन मतलब स्लो म्यूटेशन की क्षमता होनी चाहिए। अब बात आती है म्यूटेशन क्यों होना चाहिए। म्यूटेशन बच्चों इसलिए होना चाहिए क्योंकि म्यूटेशन होने की वजह से ही वेरिएशन आती है, विभिन्नता आती है, और जब ये विभिन्नताएं बढ़ती जाती है तो इसी से इवोल्यूशन होता है, विकास होता है। तो विकास होने के लिए, इवोल्यूशन होने के लिए म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्लो म्यूटेशन। कैसा होना चाहिए? स्लो म्यूटेशन। मतलब इवोल्यूशन, विकास होना चाहिए लेकिन स्लो होना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी इवोल्यूशन हो जाए तो वो भी गलत है, क्योंकि जल्दी इवोल्यूशन होगा तो जल्दी जल्दी स्पीशीज चेंज होगी, जो कि इतना सही नहीं माना जाता। तो म्यूटेशन होना चाहिए बट स्लो होना चाहिए। अब हम ये बातें डीएनए आरएनए पर अप्लाई करते हैं। डीएनए के बारे में आप सभी जानते हैं अधिक स्थायी है, बड़ा हमने डीएनए स्थायी होता है। स्थायी होते हैं तो इसमें कम परिवर्तन होंगे, परिवर्तन आसानी से नहीं होते, और परिवर्तन आसानी से नहीं हो सकते तो इसमें म्यूटेशन भी आसानी से नहीं होता है। म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, डिटेल में आगे इस चैप्टर में हम सीखेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, अधिक स्थायी है तो इसमें म्यूटेशन इतना नहीं हो पाता, मतलब मंद उत्परिवर्तन होता है।
और जब म्यूटेशन ही नहीं हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से ही विभिन्नता आती है। तो जब म्यूटेशन ही बंद है तो यहां विभिन्नता आएगी नहीं। अच्छा, विभिन्नता आएगी मतलब बहुत कम, और जब कम विविधता आती है तो इससे मंद उद्विकास होता है, इवोल्यूशन भी इससे स्लो होता है। तो हमने क्या पढ़ा, डीएनए में उद्विकास होगा तो सही, लेकिन स्लो होता है क्योंकि ये स्टेबल होता है। अब आरएनए पर अप्लाई करें। आरएनए के बारे में आप जानते हैं, आरएनए कैसा है, कम स्थायी है। कम स्थायी है तो अधिक परिवर्तन होगा, अधिक परिवर्तन होगा तो उच्च उत्परिवर्तन होंगे, हाई म्यूटेशन होते हैं। आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट होते हैं बेटे, और म्यूटेशन फास्ट होगा तो अधिक विविधता आएगी, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है, और जब वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है तो इससे इवोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। जब वेरिएशन बढ़ती जाती है तो विकास भी इसमें फास्ट होता है। तो बताओ, डीएनए और आरएनए दोनों की वजह से विकास होता है, कौन विकास फास्ट कराता है? आरएनए की वजह से विकास फास्ट होता है क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं, और ज़्यादा चेंज होंगे तो इवोल्यूशन भी फास्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्लो उत्परिवर्तन। तो बताओ, स्लो उत्परिवर्तन के हिसाब से कौन बढ़िया है, डीएनए। अब मेरा क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में से किस में म्यूटेशन होता है? यस, दोनों में होता है। अरे इसमें भी तो होता है, म्यूटेशन उत्परिवर्तन दोनों में होता है। किस में फास्ट होता है? हाँ, आरएनए में उत्परिवर्तन फास्ट किए जाते हैं। बात समझ में? एक बहुत अच्छा पॉइंट हम समझते हैं, ऐसे वायरस जिनमें आरएनए जीनोम होता है। मान लीजिए कोई वायरस है जिसमें डीएनए नहीं है, जिसमें क्या है, आरएनए है, आरएनए जीनोम है, जिसका जीवन काल भी छोटा होता है, तो उसमें तेजी से उत्परिवर्तन होगा। भाई आरएनए है तो उत्परिवर्तन तेज होगा, तो इवोल्यूशन भी फास्ट होगा। मैंने बच्चों आप लोगों को दो वायरस दिए, यहां पर ये वायरस और ये वायरस। इन दोनों वायरस को कंपेयर किया तो इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए। वायरस में एट ए टाइम कोई एक ही होगा, या तो डीएनए होता है या आरएनए। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए मिलता है या आरएनए। अगर हम इन दोनों वायरस की तुलना करें तो बताओ किसका इवोल्यूशन फास्ट होगा? तो ऐसे वायरस जिसमें आरएनए पाया जाता है, इसका इवोल्यूशन फास्ट हो जाएगा। इसका इवोल्यूशन कैसा होगा बच्चों? फास्ट। तो कौन से वायरस का इवोल्यूशन फास्ट होता है? जिनमें आरएनए जीनोम होता है, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो इतना स्थायी नहीं होता। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? इवोल्यूशन होना चाहिए लेकिन स्लो होना चाहिए, उसके लिए हम कहेंगे डीएनए बेस्ट होता है, डीएनए बेटर होता है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? अच्छा, अभी तक मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी पढ़ा दी है। पहला होना चाहिए कि इसमें प्रतिकृतिकरण होना चाहिए, दूसरा स्थायी होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, और एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है, आनुवांशिक पदार्थ को स्वयं को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में प्रकट करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब ये मेंडेलियन लक्षणों को प्रकट कर सके, ये बात भी इसमें होना चाहिए। अब ये मेंडेलियन लक्षण क्या होते हैं? यहां पर आपके सामने एक नया वर्ड आया, मेंडेलियन लक्षण। मेंडल का नाम जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, छोटी क्लास में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन डिटेल में जेनेटिक्स में इसमें पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स में जब मेंडल के बारे में पढ़ते हैं तो मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किया था, और मेंडल ने जब मटर के पौधे पर कार्य किया था तो उन्होंने वहां देखा था कि उसमें उसकी हाइट को उन्होंने अध्ययन किया था कि पौधा बड़ा है या छोटा है। तो ये जो ऊंचाई होती है, पौधे की ऊंचाई बड़ी है या छोटी है, ये एक तरह का मेंडेलियन लक्षण है। और अच्छे से कहें, जो दिखाई देते हैं, जैसे मटर के पौधे में जो फ्लावर कलर है, उसके पुष्प का जो रंग है दिखाई देगा, बैंगनी है, सफेद है, तो जो दिखाई देता वही मेंडेलियन लक्षण है। ये मेंडेलियन लक्षण अपनी बॉडी में भी है। अपनी ऊंचाई, ये एक मेंडेलियन लक्षण हो गया। अपना स्किन कलर मेंडेलियन लक्षण हो गया। अपने हेयर, अपने बाल कर्ली है या स्ट्रेट है, किस तरह के अपने हेयर है, वो भी एक मेंडेलियन लक्षण है जो दिखाई दे रहे, सीधी सी बात है। अब बात आती है मेंडेलियन लक्षण बनते कैसे है। मेंडेलियन लक्षणों को बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन डीएनए पे स्टोर है। डीएनए से बनता है आरएनए, फिर ये आरएनए बनाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मतलब और अच्छे से कहें एंजाइम, यही प्रोसेस होती है। अच्छा, फिर ये एंजाइम क्या करता है? क्रियाधार को उत्पाद में चेंज करता है। क्रियाधार इंग्लिश में लिखूं तो सबस्ट्रेट, और ये इसको चेंज कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, फिर यही प्रोडक्ट आगे जाके लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, पौधे की ऊंचाई बढ़ाता है, और ये जो लंबाई बढ़ी है इसी को ही हम मेंडेलियन लक्षण कह देते हैं। यानी मेंडेलियन लक्षण अगर चाहिए, बहुत अच्छे सुना, तो ये प्रोसेस होनी चाहिए। इसी प्रोसेस से मेंडेलियन लक्षण मतलब अपनी ऊंचाई का बढ़ना, ये सब होता है। अब ध्यान दो, मेंडेलियन लक्षण चाहिए तो अल्टीमेटली प्रोटीन होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि प्रोटीन एंजाइम से ही उत्पाद बनेगा और लक्षण आ जाएंगे। तो हमें क्या बनाना है? प्रोटीन। अब सोचो, अगर मैं आरएनए की बात करूं, बहुत अच्छे सुना, आरएनए की बात करें तो आरएनए बच्चों डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है। आरएनए में एक क्षमता होती है कि वो डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है, आगे पढ़ेंगे भी हम ये। तो आरएनए ने डायरेक्ट प्रोटीन बनाया, और जब ये डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है तो इससे मेंडेलियन लक्षण जल्दी आ जाएंगे। मतलब आरएनए मेंडेलियन लक्षणों को जल्दी ला सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोटीन बनाने में सक्षम है। अब बात करते हैं डीएनए। डीएनए की खास बात ये होती है कि अगर ये डीएनए सोचे कि मैं भी प्रोटीन लाऊं, मतलब मैं भी प्रोटीन बनाऊं, तो डीएनए को अगर प्रोटीन बनाना है तो वो कभी भी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता। बहुत अच्छे से पॉइंट को सुनना, डीएनए कभी भी डायरेक्ट प्रोटीन बना ही नहीं सकता। अगर डीएनए को प्रोटीन बनाना है तो हमेशा आरएनए पर ही निर्भर होना पड़ेगा। मतलब डीएनए अगर प्रोटीन बनाना चाहता है तो उसको निर्भर तो आरएनए पे होना पड़ेगा। यानी आरएनए भी मेंडेलियन लक्षण ला सकता है और डीएनए भी ला सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन, कौन जल्दी लाएगा? यस, आरएनए जल्दी ला सकता है क्योंकि ये इजीली प्रोटीन बनाता है, डायरेक्ट बनाता है। डीएनए कभी भी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, तो ये कभी डायरेक्ट मेंडेलियन लक्षण ला ही नहीं सकता। अगर डीएनए को मेंडेलियन लक्षण लाने भी है तो निर्भर तो आरएनए पे ही होना पड़ेगा। यानी डीएनए के अंदर जो सूचना है उससे लक्षण तैयार करवाना है तो निर्भर हमेशा आरएनए पर ही होना पड़ेगा। यानी सूचना अगर आगे प्रवाहित करनी है तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कौन? आरएनए। तो आरएनए के बारे में हम बहुत अच्छा बात कह सकते हैं कि जेनेटिक सूचनाओं को आगे स्थानांतरित करना है, प्रोटीन बनाना है तो आरएनए बेस्ट है। जेनेटिक सूचना को आगे स्थानांतरित करने के लिए आरएनए बेस्ट है। लेकिन मान लीजिए कोई सूचना है, उस सूचना को लंबे समय तक संचय करके रखना है, तो लंबे समय तक तभी संचय हो सकता है जब वो स्टेबल हो। अब आप बताओ, आरएनए टूट जाएगा, और टूट गया क्योंकि जल्दी जल्दी टूटता है, ये इतना स्थायी नहीं है, और ये टूट गया तो इसमें सूचना लंबे समय तक स्टोर नहीं हो सकती। तो डीएनए की खास बात क्या है? स्टेबल होता है। तो डीएनए स्थायी है, और स्थायी होने से खास बात यह निकली कि यह आनुवांशिक सूचनाओं के संचय में उपयोगी है। यानी आनुवांशिक सूचना को स्टोर करके रखना है तो यह बेस्ट है, क्योंकि यह स्थायी है, लंबे टाइम तक सूचना स्टोर रहेगी। लेकिन उस सूचना को आगे स्थानांतरित कराना है, लक्षण बनाना है, तो फिर आरएनए बढ़िया होता है, क्योंकि यह डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है। तो हम कह सकते हैं आरएनए आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु उपयुक्त है। कौन किसके लिए उपयोगी है? एक बार फिर सुन लेना बच्चों अच्छे से। डीएनए सूचनाओं के संचय के लिए, सूचनाओं के संचय में उपयोगी होता है, और आरएनए सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु उपयुक्त है। तो कौन किसके लिए उपयोगी होता है, यह बात अच्छे से याद रखना। और क्वेश्चन यही आएगा, कौन सूचनाओं को आसानी से स्थानांतरण कर सकता है? वेरी गुड, आरएनए, जो कि डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है। कौन सूचना स्टोर करके रख सकता है? डीएनए, जो कि स्टेबल होता है। अब हमने यहां पे टोटल ये चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली। क्या क्या सीखा? जेनेटिक मटेरियल, हाँ, रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए, स्थायी होना चाहिए, स्लो उत्परिवर्तन होना चाहिए, और इस तरह से वो मेंडेलियन लक्षण लाने में भी समर्थ होना चाहिए। चारों को अगर हम तुलना करें तो ज़्यादातर बातें आप देखोगे डीएनए पर अप्लाई होती है, और डीएनए पर अप्लाई होती है, इसलिए हम कह सकते हैं डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। बताओ, मुख्य जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए, क्योंकि स्थायी होता है, लंबे समय तक सूचना रख सकते हैं। अब बात याद रखना, जब तक डीएनए है तब तक तो सोचना ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। मैंने कहा बच्चों, प्लांट का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए, फंगस का डीएनए, पक्षियों का डीएनए, हर तरफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है क्योंकि स्थायी है। ये आरएनए भी बहुत कम केस में जेनेटिक मटेरियल हो तो सकता है, क्योंकि इस पर भी काफी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ये भी अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, ये भी सूचना ट्रांसफर कर सकता है, मेंडेलियन लक्षण ला सकता है, तो काफी बातें अप्लाई तो होती है। तो याद रखना, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन यह तभी जेनेटिक मटेरियल होगा जब डीएनए ना हो। जब डीएनए ना हो, और ऐसा होता है वायरस के अंदर। कुछ वायरस के अंदर डीएनए होता ही नहीं, तो उनमें जेनेटिक मटेरियल फिर वहां पर आरएनए बन जाता है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए ये कोशिका है, इस कोशिका में डीएनए भी है और आरएनए भी है। जैसे अपनी ही बात करें, हमारे अंदर दोनों है, तो बताओ अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए, सोचने ही नहीं,
जब तक डीएनए है तब तक डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि स्टेबल है। लेकिन कहां ध्यान रखना है? वायरस में। अगर हम वायरस की बात करें, मान लीजिए मैंने एक वायरस ये बनाया और एक वायरस ये बनाया, दो वायरस आपके सामने तैयार किए। इसके अंदर तो डीएनए है और इसके अंदर आरएनए है, तो बताओ इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होगा। लेकिन इसमें डीएनए नहीं है तो इस वायरस का फिर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। तो क्वेश्चन आता है, क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? यस, हो तो सकता है। और कहां हो सकता है? जिन वायरस में डीएनए नहीं होता वहां जेनेटिक मटेरियल आरएनए बनेगा। तो हमने जो बातें यहां पर सीखी है, ये ध्यान रखना, 4 प्रॉपर्टी हैं और चारों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखना है। सब अपने एनसीईआरटी में लिखा है, तो चारों प्रॉपर्टी याद रखो और क्या क्या हमने यहां सीखा है ये सब आप अच्छे से ध्यान रखें।